प्यार जितना खूबसूरत होता है उतना ही ये इंसान को कमजोर भी बना देता है। लेकिन यही चीज हमें एहसास भी कराती है कि अगला इंसान हमसे इतना प्यार करता है कि इन सब के बावजूद उसने हमें चुना। आज ऐसी ही एक खूबसूरत दिल छू लेने वाली लव स्टोरी मैं सुनाने जा रही हूँ, जहाँ दोनों ऐसी ही परिस्थिति में उलझे होते हैं और आखिर में जो सही होता है उनके लिए उन्होंने वही किया। मूवी स्ट्राइप लाई है 2020 की जापानीज मूवी थिएटर। डायरेक्टर इसाओ युकीसादा। IMDb 6.6। दोस्तों, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवी स्ट्राइप को देते रहे ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियां लाती रहूं, कहानियां सुनाती रहूं। मूवी की शुरुआत नागाता नाम के एक लड़के को दिखाते हुए हुई जो दर दर भटक रहा है और अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है। नागाता एक राइटर है जो एक थिएटर ट्रुप के लिए स्क्रिप्ट्स लिखता है। थिएटर ट्रुप यानी कुछ लोगों की मंडली जो थिएटर में नाटक वगैरह आयोजित करती है। नागाता एक शांत स्वभाव का लड़का है जिसके जीवन में ज्यादा खुशियां नहीं है और खुशियां ना होने की मुख्य वजह यही है कि उसके पास पैसे नहीं है। नाटक मंडली के लिए स्क्रिप्ट्स लिखकर उसकी कमाई इतनी नहीं हो पाती कि वो अपना खर्चा चला सके और ऊपर से उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट्स लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रहे। लोगों ने टिकटें खरीदना कम कर दिए जिसके कारण नागाता से पूरा ग्रुप नाराज है। नागाता गुमसुम सा सड़क पर चल रहा है। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही होती है, मैं कब तक टिकूंगा। तभी उसकी नजर शिबुया आर्ट गैलरी में लगी एक पेंटिंग पर पड़ी। वो वहीं रुककर उस पेंटिंग को ध्यान से देखने लगा। तभी साकी नाम की एक लड़की नागाता को देखते हुए वहां से गुजरी। साकी को देख नागाता को उससे बात करने का मन किया और वो साकी का पीछा करने लगा। साकी घबरा गई कि आखिर ये अनजान आदमी उसका पीछा क्यों कर रहा है। उसने अपने चलने की गति भी बढ़ा दी, लेकिन नागाता उसका पीछा करता रहता है और कुछ दूर तक पीछा करने के बाद उसने साकी को रोक लिया। हे सुनो, हम दोनों के जूते बिल्कुल एक जैसे हैं ना? नागाता बोला। उसे साकी से बात करने की वजह मिल जाती है। साकी, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, कहकर वहां से जाने लगी। वो किसी अनजान से बात नहीं करना चाह रही, लेकिन नागाता फिर से उसे रोकता है। सुनो, क्या तुम मेरे साथ कुछ ठंडा पीने चलोगी? क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है, इसलिए मैंने सोचा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे दूं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? साकी ने कहा। साकी को नागाता में कुछ अलग लगता है क्योंकि एक अनजान व्यक्ति किसी से पहली ही मुलाकात में ये तो नहीं कहता कि मेरे पास पैसे नहीं है। साकी ने कुछ देर सोचा और फिर नागाता के साथ कुछ ठंडा पीने के लिए चली गई। अब एक रेस्टोरेंट में दोनों एक दूसरे से अपनी पहचान बढ़ाते हैं। साकी हाई स्कूल से ही थिएटर क्लब में काम कर रही है। उसका सपना है एक बड़ी एक्ट्रेस बनने का और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो कुछ समय पहले ही टोक्यो शिफ्ट हुई है। जब नागाता ने अपने काम के बारे में बताया कि वो एक स्क्रिप्ट राइटर है, साकी ये बात जानकर बहुत खुश हो गई कि नागाता भी थिएटर से ही जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे करके उन दोनों में काफी सारी बातें होने लगी। बात करते करते नागाता अपने दोस्त नोहारा के बारे में सोचने लगा। नोहारा की भी सिनेमा और म्यूजिक में बहुत रुचि थी और दोनों पहले ही मुलाकात में एक अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं क्योंकि उन दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी होती है। कुछ समय बीतने के बाद नोहारा और नागाता दोनों ओराका नाम की एक मंडली शुरू करते हैं जिसमें नागाता स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर होता है। लेकिन मंडली की हालत काफी खराब थी। उनके टिकट्स बिल्कुल नहीं बिक रहे होते। कहीं और काम न मिलने की वजह से दोनों इसी ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं। नागाता ये सारी बातें साकी को अभी नहीं बताता। एक तो अनजान लड़की, ऊपर से वही उसका बिल भी भर रही है। कुछ देर समय बिताने के बाद दोनों वहाँ से चले गए और यहाँ नागाता को पहली ही मुलाकात में साकी से प्यार हो गया। दोनों ने एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लिया, लेकिन क्या पता कभी कोई मैसेज या कॉल आएगा भी या नहीं। अब नागाता अपने ओरोका ग्रुप के पास आया, जहां नागाता की बाकी लोगों से थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि वो सभी नागाता के लिखे स्क्रिप्ट्स पर सवाल उठा रहे हैं। टिकट्स की बिक्री नहीं बढ़ रही, इसीलिए सभी का मूड खराब है। उसी में से एक लड़की आयोमा से नागाता की तू मैं हो जाती है और फिर नागाता वहां से गुस्से में चला गया। अगले सुबह वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए बैठा, लेकिन उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। वो बस यही सोच रहा है कि वो साकी से कैसे बात करे। रात हो गई। नागाता अपने दोस्त नोहारा को मैसेज करके पूछ रहा है कि अगर किसी को डेट पर ले जाना हो तो उससे कैसे बात करे। इसके बाद नागाता ने तुरंत साकी को मैसेज किया। पहले मना करने के बाद फिर कुछ देर बाद साकी मान गई। अगले दिन जब नागाता साकी की बताई जगह पर पहुंचा तो देखा कि साकी वहां पहले से किसी लड़के से बात कर रही होती है जो उसे हेयर मॉडल बनाने के लिए ऑफर कर रहा था और नागाता को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नागाता को नहीं पसंद कि साकी किसी लड़के के साथ बात करे क्योंकि वो खुद उसे पसंद करता है और कहीं न कहीं साकी भी उसे पसंद करने लगी है। साकी के साथ शाम गुजारने के बाद रात में नागाता अपनी अगली लिखी हुई स्क्रिप्ट नोहारा को दिखाता है, लेकिन नाटक में लड़की की भूमिका कौन निभाएगा।
क्योंकि उनके ग्रुप की आयोमा वो ग्रुप छोड़कर जा चुकी है। फिर नागाता ने नोहारा से साकी का जिक्र किया। साकी को भी नागाता की लिखी स्क्रिप्ट इतनी पसंद आ गई कि वो रो ही दी और लड़की का किरदार निभाने को मान भी गई। अब अगले दिन साकी की परफॉर्मेंस देखकर सभी हैरान रह गए। जितना नागाता ने सोचा था, साकी की परफॉर्मेंस उससे कई ज्यादा शानदार थी। साकी हाई स्कूल से ही थिएटर में काम कर रही है। उसने अपनी एक्टिंग से इस प्ले में जान डाल दी और इतने समय बाद उनके टिकट्स की अच्छी बिक्री हुई। पूरा ओरोका ग्रुप में साकी की तारीफें होने लगी। उनके शोज भी पहले के मुकाबले ज्यादा आने लगे। पर इसके बाद से साकी को कभी कास्ट नहीं किया, लेकिन नागाता की समस्या अभी भी वही थी। इस पार्ट टाइम काम से वो अपना खर्चा नहीं चला पा रहा था, इसलिए वो साकी के घर में ही रहने लगा। साकी को भी इस बात से कोई एतराज नहीं, क्योंकि वो भी अकेली ही अपार्टमेंट पे रहती है। साकी और नागाता दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे। साकी का पसंदीदा बैंड अब नागाता का भी हो गया और धीरे धीरे साकी नागाता की गर्लफ्रेंड बन गई। सब कुछ सही चल रहा है कि एक सुबह साकी की माँ की तरफ से एक पार्सल आया, जिसमें वो कुछ खाने के सामान और घर की जरूरतों की चीजें भेज दिया करती है। साकी ने मजाक में कहा, माँ ने कहा है कि खाने के भेजे आधे सामान तो तुम ही खा जाते हो। और ये बात नागाता को दिल पर जा लगी। किसी तरह अपना खर्चा चलाने वाला अपनी ही गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट में रह रहा है और खाना भी उसी का ही खा रहा है। उसके लिए ये बड़ी शर्मनाक बात थी। इतनी कोशिशों के बाद भी वो कुछ कर नहीं पा रहा। फ्रस्ट्रेशन में उसने भी साकी की माँ के बारे में थोड़ा बुरा भला बोल दिया, जिससे साकी को दुख पहुंचा। नागाता प्लीज मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलो। वो एक स्टोर में काम करती है और बड़ी मुश्किलों से पूरा खर्चा चला रही है, जबकि वो आजकल ज्यादा खाना बेचती है तुम्हारा सोचकर, और वो खुश है हम दोनों से। जब इंसान को बुरा लगता है तो वो गुस्सा दिखाता है, लेकिन यहाँ साकी को जब बुरा लगता है या फिर वो गुस्सा होती है तो वो हंसती है। नागाता घर से निकलकर एक शांत जगह पर जाकर बैठ गया। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसे साकी की माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हालांकि साकी ने नागाता की कोई भी बात दिल पर नहीं ली होती है। कुछ दिनों बाद नागाता अपने दोस्त नोहारा के साथ एक थिएटर शो देखने के लिए गया। ट्रुप का नाम है नॉट डेड येट और प्ले का नाम है नाइट मॉर्निंग नून देन नाइट। इस शो को डाई कोमिनी ने लिखा है, जो कि एक फेमस राइटर है और वो भी नागाता की उम्र का है। किसी प्ले को देखकर पहली बार नागाता की आंखों में आंसू थे। ये उसे अपनी ही जिंदगी की झलकियां दे रहा था। प्ले का मुख्य किरदार एक कैफे में वेटर होता है और कैसे इतने कम पैसे के लिए मजबूर होता है उस काम को करने को। बेइज्जत होकर भी खड़े खड़े काम करना, बॉस की बात सुनकर भी कस्टमर के सामने उन्हें हंसकर ग्रीट करना। रात, सुबह, दोपहर और फिर से रात, बस दिन बीते जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है। कहा जाए तो ये थिएटर एक तरह से इंसान की जिंदगी को ही दर्शाता है। अब शो खत्म होने के बाद उसे वहाँ आयोमा दिखी, वही लड़की जो उसके ग्रुप में थी और जिससे उसकी बाताबाती हो गई थी। वो दाई कॉम्युनी के शो पर आर्टिकल्स लिखती है। अगले दिन काम के सिलसिले में नागाता आयोमा से मिलने आया। उसे थोड़ी झिझक तो महसूस हो रही है, लेकिन काम की भी सख्त जरूरत है। उसे आर्टिकल्स लिखने का काम मिल गया। पैसे तो इस काम में भी काफी कम है, लेकिन कुछ न होने से कुछ तो होना बेहतर है। रात में नागाता साकी के लिए बाहर से बढ़िया खाना पैक करवा कर लाता है। दोनों की ही जिंदगी परेशानियों से भरी है, लेकिन फिर भी वो छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेते हैं। साकी का सपना कुछ बड़ा करने का था, इसलिए अब वो उस छोटे से एक कमरे के अपार्टमेंट से निकलकर एक बड़े अपार्टमेंट में रहना चाहती है। उसकी कमाई भी अच्छी हो रही है, लेकिन नागाता की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। कमाई कम और खर्चे बहुत ज्यादा, इसलिए उसने नागाता के लिए बड़े घर का सपना भी छोड़ दिया। अब तो साकी को भी अपने बगल में देखकर नागाता सही से लिख नहीं पाता, इसलिए उसने साकी से अलग रहने का फैसला किया। अगले दिन नागाता अपना सारा सामान पैक करने लगा। तभी साकी ने कहा, अपनी किताबें और फर्नीचर यहीं छोड़ जाओ, जब चाहो यहाँ आ जाना। वो नागाता से अलग रहना नहीं चाहती, लेकिन हालात के आगे वो भी मजबूर है। अकेले रहकर नागाता थोड़ी राहत महसूस कर रहा है। आयोमा उसे थिएटर के लोगों के साथ डिनर पर इनवाइट करती है, बिजनेस बढ़ाने के लिए, लेकिन नागाता को बड़ी बड़ी डीके हाँकने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। उसे ये सब बनावटी लगता है, लेकिन काम ऐसे ही करना पड़ता है। उसी रात वो साकी के घर गया। भले ही उसने साकी का घर छोड़ दिया हो, लेकिन उसे शांति भी वही मिलती है। वो हमेशा साकी को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है। उसकी हंसी उसे आराम दिलाती है और उसकी बातें उसे सुकून। यहाँ सो रही साकी भी नागाता को महसूस कर लेती है। वो साकी के बगल में आकर लेट गया। अगली सुबह साकी फेमस राइटर डाई कोम्युनी की तस्वीर अपने हाथ में लिए होती है। नागाता भी चौंक गया ये जानकर कि वो दाई कोम्युनी को जानती है। साकी ने कहा,
हाँ बिल्कुल, ये हमारे पब में रोज आते हैं। मैंने तुमको एक बार बताया भी था कि हमारे मैनेजर पहले थिएटर में काम करते थे। उन्होंने ही मुझे उनसे परिचित करवाया। नॉट डेट येट शो के एक्टर्स भी साकी के पब में आते जाते रहते हैं। अब अगले दिन नागाता फिर आयोमा से मिला और वो ये सुनकर खूब हंसती है, मजाक उड़ाती है कि वो साकी का बॉयफ्रेंड है, जबकि वो साकी के मैच का नहीं है। अच्छा, तुम अपनी पहली डेट पर सस्ते वाले राइस बॉल खा रहे थे ना? नागाता को ये सारी चीजें बहुत बुरी लगी। घर आकर उसके साकी से काफी झगड़ा भी हो गया। साकी ने सफाई दी कि उसने कभी उसका मजाक नहीं बनाया, बल्कि उसके लिए तो वो बेस्ट है। पर नागाता पर गुस्सा सवार था। उसे ऐसी कोई भी बात बहुत जल्दी चुप जाती है। वो खुद के बारे में ये सब नहीं सुनना चाहता। उस दिन के बाद से दोनों का मिलना जुलना और कम हो गया, लेकिन नागाता का मन नहीं मानता। वो जब जब ज्यादा पी लेता है और अपने दुखों के बारे में सोचता है, उस दिन वो साकी से मिलने जरूर आता। एक रात जब नागाता उससे मिलने गया तो साकी सो रही होती है। नागाता भी उसके बगल में जाकर सो गया। साकी कुछ नहीं बोलती, बस नागाता को गले से लगा लेती है। उन दोनों में कितनी ही बहस क्यों ना हो जाए, कितनी ही अनबन क्यों ना हो जाए, लेकिन आखिर में दोनों एक दूसरे का हाथ थाम ही लेते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे हैं। नागाता जब रात को साकी के घर आता तो उसे कभी कदार साकी घर पर नहीं मिलती, और एक दिन उसे उसके घर पर नॉट डेट येट का पैम्पलेट रखा हुआ दिखा। क्या तुम ये शो देखने गई थी? नागाता बोला। हाँ गई थी, अपने मैनेजर के साथ, और मैं किसी के साथ भी जाऊं उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? साकी ने काफी पी रखी है। ये बात सुनकर तो नागाता का पारा चढ़ गया। तुम्हें पता है ना कि तुम किसी आदमी के साथ थिएटर शो देखने जाओ, ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, फिर भी तुम चली गई। अब की बार साकी को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि एक तो नागाता उसके साथ रहता नहीं है, ऊपर से वो उसे किसी के साथ बाहर भी नहीं जाने देता। तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसके साथ गई थी? तुमने कभी मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं? क्या तुमने कभी मुझे शाबाशी दी, कभी मेरे बारे में सोचा? हर वक्त मैं ही तुम्हें समझती चली गई। अब मैं 27 की हो गई हूँ, हमारे आगे का क्या फ्यूचर है? नागाता भले ही उस समय साकी पर गुस्सा करता है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि साकी गलत नहीं कह रही। उसकी हर एक बात में एक कड़वा सच था, जिसे नागाता झुठला नहीं सकता। अब एक दिन नागाता फिर साकी से मिलने आया। साकी ने शराब पी पी कर खुद की हालत खराब कर ली होती है। वो उसे पीने से बार बार मना करता है, लेकिन वो हर बार एक ही जवाब देती कि ये सब पब में बच गई थी तो मैं इसे घर ले आई। साकी के खराब मूड को देखकर नागाता उसे पहले जैसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन ये साकी अब बदल चुकी है। छोटी छोटी चीजों में खुश रहने वाली लड़की आज किस हाल में पड़ी है, और आखिर वो क्यों ना नाराज हो? हर बार नाराज होने का हक क्या केवल नागाता को ही है? कुछ दिनों बाद साकी ने नागाता को उनके फ्यूचर की बात करने को मिलने बुलाया, पर नागाता ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। किस मुंह से वो वहां जाता? और फिर अपनी गलती की माफी मांगने उसने खुद साकी को मैसेज कर चेरी ब्लॉसम फूल साथ देखने को बुलाता है, लेकिन साकी नहीं आई। नागाता ने उसके पब में भी जाकर देखा तो वहां उसे दाई कोमिने और बाकी एक्टर्स दिखे, जिन्हें देख वो संकोच से वापस लौट गया। तभी दाई कोमिने और एक मेंबर ने आकर उसे रोका और उसके काम की सराहना भी की। दाई कोमिने ने ये भी कहा कि कभी वो उसका लिखा प्ले देखने आना चाहता है। हर संघर्ष करने वाला इंसान जो बिल्कुल नीचे से ऊपर उठा है, वो दूसरों के संघर्ष को महसूस कर सकता है, और जबकि दोनों एक ही पेशे से हो, उनकी हौसला अफजाई एक दवा का काम करती है। नागाता को इसकी बहुत जरूरत थी। अब नागाता मैनेजर के घर का एड्रेस लेकर वहां से चला गया और साकी को नीचे बुलाता है, लेकिन इस बार वो अपनी पिछली गलतियों को फिर से नहीं दोहराता। साकी मैनेजर से मिलने गई थी, इस बात पर भी वो उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं होता। साकी उसकी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। उसे साकी पर पूरा विश्वास हो गया है कि वो उसी की है और किसी की नहीं। पूरे रास्ते भर साकी को साइकिल के पीछे बिठाकर बातें करते हुए नागाता जा रहा है। पुरानी मीठी खुशनुमा पलों को याद कर उसकी बातें करता है। वो पहली मुलाकात की बातें, उसका बचपना, सबको खुश रखना और खुद भी चहकते रहना। साकी कुछ बोलती नहीं है, बस नागाता को पकड़कर उसके प्यार भरी बातें सुनती है। वो भी जानती है कि नागाता उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अब वो उसे कुछ बनते हुए देखना चाहती है। अगले दिन नागाता आयोमा और नोहारा से मिला। दोनों उसे साकी से ब्रेकअप करने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर नहीं कर पा रहा है, पागलों की तरह भटकता फिरता है। उनके दोस्तों को पता है कि उसे लोगों से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन साकी ने ये मान लिया कि तुम्हारे अंदर कोई खूबी, कोई टैलेंट नहीं है और तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन सकते, उस दिन तुम बुरी तरह से टूट कर बिखर जाओगे। इसीलिए समय रहते एक दूसरे से अलग हो जाओ और अपने काम पर ध्यान दो और साकी को भी अच्छे से जीने दो।
लेकिन नागाता किसी के नहीं सुनता। वो साकी को खोना नहीं चाहता। नागाता ने अपने साथ साथ साकी को भी कहीं का नहीं छोड़ा और अब उसे ये गलती सुधारनी है। वो सारी चीजों को हल्के में लेता है, साकी से मजाक करता है, उस पर बिल्कुल भी नहीं चिल्लाता, ना गुस्सा होता है उसकी किसी भी हरकतों से। और यहाँ साकी दिन रात बस शराब में डूबी रहती है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो ये क्या कर रही है अपनी जिंदगी के साथ। अब दोनों साथ में साकी का पसंदीदा बैंड के गाने टीवी पर देखते देखते साकी ने कहा, मैं टोक्यो शहर को और हैंडल नहीं कर पा रही हूँ नागाता। माँ मुझे घर बुला रही है ताकि मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए और मुझे कुछ दिनों के लिए काम से आराम भी मिल जाए, इसीलिए मुझे जाना होगा। साकी की आंखें नमी से भरी हुई है। नागाता ये सुनकर उदास हो गया, लेकिन उसे भी पता है कि साकी टोक्यो को नहीं बल्कि उसे ये रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर पा रही। नागाता ने कहा, हाँ तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारी तबीयत भी सही हो जाएगी और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। साकी के जाने के बाद नागाता को और खालीपन महसूस होने लगा, लेकिन वो उससे हमेशा टच में रहती। वहाँ उसे घर के पास एक नौकरी भी मिल गई है। साकी ने उससे पूरा कमरा साफ करने के लिए कहा और उसकी सारी चीजें पैक कर देने, क्योंकि वो अपना सारा सामान ऐसे ही यहाँ छोड़ कर चली गई थी। कमरा साफ करते वक्त उसे वही स्क्रिप्ट मिली जिसमें साकी ने परफॉर्म किया था। कितनी मेहनत दिख रही है उसमें साकी की, इसलिए वो सारी चीजें वैसे का वैसा ही दोबारा रख देता है। कुछ दिनों के बाद साकी दोबारा लौट आई, वैसे ही पहली वाली हंसती खिलखिलाती मुस्कुराती साकी। वो अपने सामान वापस लेने आई है। ये क्या, मैंने तुमसे कहा था कि कमरा साफ कर देना, ये तो वैसे का वैसा ही है। साकी वापस नागाता के पास आकर बेहद खुश है। इसके बाद उसने वही बक्सा साकी को भी दिखाया और दोनों स्क्रिप्ट को पढ़ने लगे। ड्रामा का नाम था दैट डे, जिसमें ऐसे ही एक कपल होते हैं जो बिछड़ रहे होते हैं। लड़के के डायलॉग्स नागाता बोलता है और लड़की की साकी। डायलॉग्स पढ़ते पढ़ते नागाता उसमें अपनी जिंदगी की सच्चाई, अपने एहसास को भी बयां करने लगा जो कि स्क्रिप्ट में कहीं नहीं लिखे हैं। नागाता, मुझे माफ कर देना साकी, मैंने तुम्हें दुख के सिवाय और कुछ नहीं दे पाया। मैंने तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर डाली। साकी ने जब स्क्रिप्ट देखा तो ये सारी चीजें कहीं नहीं लिखी गई है। साकी समझ जाती है कि नागाता अपने दुख, अपनी पीड़ा, एहसास को बयां कर रहा है। साकी भी कहने लगी, मुझे ये बात पता थी कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। क्या तुम्हें पता है, मैं इस टोक्यो शहर से डरा करती थी कि कैसे मैं यहाँ जी पाऊंगी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे वो हिम्मत मिली कि मैं टोक्यो के गलियों में अकेले चल पाई, यहाँ रह पाई। और तुम कभी नहीं बदले थे, तुम वैसे ही थे, पर डर मुझे था कि मैं बदल रही हूँ और मैं इस दबाव को नहीं झेल पा रही थी। मैंने बहुत अच्छे पल बिताए हैं और बस ये चाहती हूँ कि तुम जीवन में खूब तरक्की करो। साकी चुप हो गई। अब तुम्हारी बारी नागाता। और नागाता साकी से अपना कन्फेशन करता है जो वो इतने दिनों से कहना चाहता था। वो दोनों के फ्यूचर की बात करता है। साकी, तुम अपने गांव में रहकर काम करो और खुद को ठीक करो और मैं यहाँ मन लगाकर थिएटर का काम करूँगा। दोनों काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और साथ में वो सारी चीजें करेंगे जो हमें करनी है। साकी मुस्कुराते हुए देखती रहती है और इसी के साथ कमरे की दीवारें खुल जाती है। दोनों एक स्टेज पर होते हैं और सामने लोगों की भीड़ है और इसी के साथ साकी भी बदल गई। असल में साकी कभी लौटी ही नहीं थी और ये पूरा एक थिएटर शो चल रहा होता है। नागाता कह रहा है, तुम परेशान मत हो साकी, ऐसा ही होगा। हमारा एक बड़ा सा घर होगा जिसमें एक बड़ी बैल्कनी होगी, हमारा डॉगी होगा, बड़ा सा गार्डन होगा और जब हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे तो वही साथ बैठकर चाय पियेंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। यहाँ भूमिका निभा रही साकी उसकी बातों को सुनकर कहती है, मुझे माफ कर देना। उसी लोगों की भीड़ में असली साकी बैठी होती है। उसकी आंखें भर आई और वो भी बस इतना ही कहती है, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। शायद नागाता का बड़ा बनने का सपना तो पूरा हो जाए, लेकिन उसके इस सपने में अब साकी नहीं होगी। उसे भी ये बात पता है। उसके इसी अधूरे सपनों को लिए इस नाटक के साथ साथ ये कहानी भी यही खत्म हो जाती है। उन दोनों की जिंदगी की कहानी ही एक थिएटर शो बन जाती है जिसमें एक अलग दर्द छुपा है और उसकी जिंदगी का ये पहला सुपरहिट थिएटर शो। हम लोगों की भी जिंदगी ना एक रंगमंच में चल रही नाटक की तरह है। जो वहाँ हो रहा है वही असल में हमारे साथ हो रहा होता है। लोग बदलते हैं, परिस्थिति बदलती है, हंसी, खुशी, गम, तकलीफें सभी नाटक के साथ साथ हमारी अपनी जिंदगी में भी चलती रहती है।
दुनिया तो एक रंगमंच है और हम उनके हाथ की कठपुतली। धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।